यस मैम। कल तक हमने अपने लेक्चर में किया था oogenesis और फिर हमने oogenesis का हार्मोनल कंट्रोल किया। उसके बाद हमने किया स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। oogenesis कंप्लीट होती है जब ओवम बन जाता है, ठीक है। तो आज हम करेंगे कि जो oogenesis में हमने पढ़ा था ग्राफियन फॉलिकल और हार्मोनल कंट्रोल में हमने पढ़ा था कि इससे रिलीज होता है हार्मोन ईस्ट्रोजन और कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं हमारी बॉडी में, इनके फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के फंक्शंस, इस पर एमसीक्यू बहुत ज्यादा बनते हैं और अलग से 2 या 3 मार्क्स में सिर्फ इसके फंक्शंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का सबसे मेन काम क्या है? कंट्रोल करना ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, स्पेशली कौन से? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, उनकी ग्रोथ और एक्टिविटीज को मेंटेन करना। ग्रोथ और एक्टिविटीज को मेंटेन करने का क्या मतलब है कि फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ब्रेस्ट है, जैसे कि वल्वा है, वेजाइना है, यूट्रस है, ये सब ऑर्गन्स की ग्रोथ करना और इसके अंदर जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज होनी है, जो भी काम होने हैं, वो काम लगातार चलते रहे, इसको एंश्योर करना। दूसरा जो फंक्शन है ईस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन और ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ करना, ग्राफियन फॉलिकल को जो है ग्रो कराकर, उसकी फॉर्मेशन कराकर, उसको जो है उसमें से सेकेंडरी oocyte को रप्चर करवाना, ये सारे काम किसके हैं? ईस्ट्रोजन के। तो जब तक ग्राफियन फॉलिकल फुली मैच्योर नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, तब तक हेलो मैम। सेकेंडरी oocyte नहीं निकलेगा। यस मैम मैं देवकरण के साथ लगा रहा हूँ क्लास। आयुष, ठीक है, दोनों एक साथ। यस मैम। एंड हु इज राहुल? हु इज राहुल हियर? हाँ जी मैम। आप न्यू स्टूडेंट हो बेटा? मैम ट्यूशन आता था जी आपके पास में। अच्छा, मेरे को माइंड में नहीं है। चलो मंडे को मैं बस सबकी हाँ जी। फेसेस देखूंगी तो आइडिया हो जाएगा मुझे, ठीक है। हाँ जी। स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को बनाने में, उसकी ग्रोथ कराने में हेल्प करता है ईस्ट्रोजन। तीसरा है फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो अपीयर होते हैं, वो भी ईस्ट्रोजन के इफेक्ट से होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मेनार्क, यानी कि मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाना फीमेल्स के अंदर। दूसरा है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाना, वॉइस का पिच चेंज हो जाना, और जितने भी फेमाइन कैरेक्टर्स हैं, फीमेल के कैरेक्टर्स हैं, वो सब अपीयर हो जाना। ये भी काम कौन करता है? ईस्ट्रोजन। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ फीमेल्स में ही होता है, ये मेल्स के अंदर भी होता है, लेकिन इसकी अमाउंट बहुत कम होती है। इसलिए ये सब कैरेक्टर्स मेल के अंदर एनहांस, यानी कि मेल्स के अंदर ये जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हमें नहीं दिखते हैं, बड़े हुए नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोलिफरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। प्रोलिफरेशन क्या होता है? प्रोलिफरेशन मींस मल्टीप्लिकेशन या ग्रोथ होना, मल्टीप्लाई करके साइज का बढ़ जाना, ग्रोथ होना। तो मेमोरी ग्लैंड्स का जो है
ग्रोथ होना वो भी ईस्ट्रोजन के इफेक्ट के अंडर ही होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इसके अलावा फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, फीमेल्स की तरह बिहेव करना ये भी ईस्ट्रोजन की वजह से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ it increases the size of endometrium। एंडोमेट्रियम क्या थी? यूट्रस की मिडल बाहर वाली लेयर क्या थी? पेरीमेट्रियम। मिडल वाली लेयर को हमने क्या नाम दिया था? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या था? एंडोमेट्रियम। मैंने आपको बताया था यही एंडोमेट्रियम है जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। इसका साइज भी बार बार चेंज होता रहता है। वो क्या है? एंडोमेट्रियम। इसके अलावा ईस्ट्रोजन के और भी फंक्शंस हैं। वेजाइना के अंदर बिफोर मेंस्ट्रुएशन म्यूकस और वाटर की सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाती है। और ये सिक्रीशन बढ़ने का कारण क्या है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। वैसे भी नॉर्मली भी वेजाइना जो है इट इज ऑलवेज वेट। अगर ड्राई हो, इसमें कोई भी सिक्रीशन नहीं हो, तो इट इज अ डिजीज्ड कंडीशन। इसका मतलब वो जो है कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डिजीज है। तो वेजाइना में हमेशा ही मॉइस्चर बनाने के लिए म्यूकस और वाटर रहना चाहिए, लेकिन मेंस्ट्रुएशन से पहले ये बढ़ जाता है विद द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। और इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसे हम क्या बोलते हैं? वल्वा। जो आपको बताया था बनाकर मैंने, वेस्टिब्यूल, और यहाँ पर यूरेथ्रा, और इसके बाहर दो फोल्ड्स, एक छोटा और एक बड़ा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था वल्वा या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की भी डेवलपमेंट, उसके अंदर जो ये लेबिया मेजोरा और माइनोरा है, मैंने आपको बताया था ये मसल्स की लेयर होती हैं। फैट इसके अंदर एक्यूमुलेट होता है मसल्स के साथ। तो ये फैट एक्यूमुलेशन और मसल्स का इंक्रीज होना ये भी किसकी वजह से होता है? वल्वा के अंदर ईस्ट्रोजन के इफेक्ट के कारण ही होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो कहां से रिलीज होता है? फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। एक बार फिर से बताती हूँ, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल, जो कि इस तरह का दिखता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है सेकेंडरी oocyte। जब ये रप्चर हो जाता है यहाँ से और इसमें से बाहर निकल जाता है ये ग्राफियन फॉलिकल, तो रप्चर हुए ग्राफियन फॉलिकल में से ये बाहर निकल जाता है सेकेंडरी oocyte। तो ये जो बचा हुआ सारा जो अंदर के सेल्स हैं ये सब कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ येलो कलर फ्लूइड। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये पहुंच जाता है यहाँ ओवरी से निकलकर यहाँ पर एम्पुला वाले रीजन में, और बाकी का बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल था वो एक येलो कलर के फ्लूइड में बदल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब ये प्रोजेस्टेरॉन के क्या क्या फंक्शंस हैं? नंबर 1, प्रोजेस्टेरॉन जो है सबसे ज्यादा जो इसका काम है दैट इज टू मेंटेन प्रेगनेंसी। अगर सेकेंडरी oocyte जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम ही बना रहता है और उससे
जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज होता ही रहता है। सेकंड इसका फंक्शन क्या है, आफ्टर प्रेगनेंसी जो मेमोरी ग्लैंड के एल्वोलाई थे उनमें से मिल्क को प्रोड्यूस करना और सिक्रीट करना। प्रोजेस्टेरोन की ही इन्फ्लुएंस के अंदर एल्वोलाई के अंदर मिल्क बनता है, हालांकि जो मेन हार्मोन है वो इसमें काम करता है, दैट इज प्रोलैक्टिन। लेकिन प्रोजेस्टेरोन के होने की वजह से ही प्रोलैक्टिन भी अपना काम जो है वो कर पाता है। थर्ड फंक्शन क्या है इसका, जो प्रोजेस्टेरोन है इसकी सिक्रीशन बढ़ने के साथ ही एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है और कम होती है। ये अभी हम आज शुरू करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब कल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मंडे को भी इसी को एक बार फिर से करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए। तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने आपको बताया था एंडोमेट्रियम एक ऐसी लेयर है जिसकी थिकनेस फिक्स नहीं होती। हर रोज अगर हम अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो किसी भी फीमेल के जो अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियम की थिकनेस एक जैसी नहीं होगी, वो हर रोज बदलती ही रहेगी। इसका कारण क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हार्मोन का ऊपर नीचे होना एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है और कम करता है। नेक्स्ट है इसके कारण जो है म्यूकस जो है वो सर्विक्स के अंदर इकट्ठा होकर एक म्यूकस प्लग बना देता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है सबसे पहले काम क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा रहा है। ये एंडोमेट्रियम थिक हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना थिक होगा उतनी आसानी से यहाँ पर जो जायगोट है वो अपनी रूट्स बनाकर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और उसके बाहर निकलने के चांस जो है वो कम हो जाएंगे। दूसरा ये जो पार्ट है दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वेजाइना। तो ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है यहाँ से भी ये जायगोट बाहर निकल सकता है। तो ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी यहाँ पर म्यूकस का एक प्लग बना दिया जाता है जो कि इसको ब्लॉक कर देता है। जब डिलीवरी होती है ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है तो ये म्यूकस का प्लग जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये म्यूकस का प्लग भी कौन बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके मैम अलावा आपकी आवाज कट रही है यस मैम। सभी को? यस मैम, कट रही है आवाज आपकी। यस मैम। यस चाहिए मैम। अभी अभी रेगुलर आ रही है आवाज? यस मैम। सही आ रही है। मैम सही है। यस मैम, हुन ठीक है। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो है बेसल बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। व्हाट इज बेसल बॉडी टेम्परेचर? जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है जो नॉर्मल रहना चाहिए वो उतना ही रहे। कितना होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? 37.5। 37.6 फ़ारेनहाइट। नहीं जी, ओनली 37 और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड में 37 और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। 98.6 नहीं कर दिया? हाँ जी, मैम 98.6। 98.4 98 मैम कल मैंने नेट पे देखा था 98.6 आ रहा था। किसने लिखा था? मैं बार बार कहती हूँ नेट की इंफॉर्मेशन, अगर मेरा बेटा है 6 इयर्स का, मैं उसको कहती हूँ चल तू बॉडी टेम्परेचर उसमें लिख दे, वट एवर नंबर उसके दिमाग में आएगा, उसको अगर 200 तक काउंटिंग आती है तो कुछ भी लिख देगा। इज इट रिलायबल? कहाँ देखा आपने, कहाँ कैसे देखा, किधर देखा, उस पर बहुत डिपेंड करता है। हमेशा नेट की इंफॉर्मेशन ठीक हो जरूरी नहीं है। हमेशा पहले कंफर्म किया करो कि ये कौन कह रहा है, क्या वो सर्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, तो ये थे फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब जब सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई है,
at puberty, there are some cyclic events in the uterus and ovary of human female. जो साइक्लिक इवेंट्स हैं, साइक्लिक मतलब जो हर बार लगातार जो चलते ही रहते हैं, ये साइकिल मतलब ऐसे इवेंट्स बार बार रिपीट होंगे। तो 28 डेज के साइकिल में लगातार जो इवेंट्स होते हैं प्यूबर्टी के बाद फीमेल के यूट्रस और ओवरी के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अपीयर होता है एट द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स, और इस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी की एज। इसके लिए टर्म दी जाती है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए टर्म देते हैं हम मेनार्क। अप टू द एज ऑफ 45 to 55 ईयर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहता है। एवरी मंथ ये साइक्लिक चेंजेस होती हैं। उसके बाद इट सीजेस यानी कि स्टॉप हो जाता है। उसके लिए हम टर्म देते हैं मीनोपॉज, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अब रुक गया है, तो इट इज मीनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट्स हैं इन पर बहुत सारे हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये सब हार्मोन्स जो है इफेक्ट डालते हैं, जिनकी वजह से यूट्रस और ओवरी के अंदर हर महीने ये चेंजेस जो है वो आती हैं। होता क्या है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, ओवरी और ये यूट्रस, इनके अंदर हर महीने ये चेंजेस आती हैं। ये चेंजेस क्यों आती हैं? क्योंकि जो ओवरी में से सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज हुआ है, वो ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte कितनी देर तक अलाइव रहता है? 24 घंटे तक। 24 घंटे तक अगर तो स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज कर देता है तो ठीक है, जायगोट बन जाता है, प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसके साथ क्या होता है? ये जो बचा हुआ सेकेंडरी oocyte है, ये यहाँ पर यूट्रस के साथ प्लस एंडोमेट्रियम के साथ वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो की फॉर्म में ये बाहर आ जाता है। तो इसीलिए क्योंकि सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ और उसके फर्टिलाइज नहीं होने के बाद वेजाइना में से ब्लीडिंग होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम वीपिंग ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। वीपिंग मतलब रोना। यूट्रस इज वीपिंग क्योंकि उसका सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो एवरी मंथ दिस प्रेपरेशन गोज ऑन। ठीक है, जैसे हम घर में अगर पार्टी रखते हैं और बहुत सारा सामान जो है वो हम खाने पीने का तैयार करते हैं और सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें पार्टी कैंसिल करनी पड़ती है, तो व्हाट वी डू, कुछ खाना जो हमारा एक्स्ट्रा जो बच जाएगा उसे हम बाहर फेंक देंगे, बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही एवरी मंथ सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte का जायगोट बनेगा और फिर जायगोट को यहाँ पर फिक्स करना है, उसके लिए एंडोमेट्रियम भी अपनी थिकनेस बढ़ाता है। अब एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम एक मसल्स की लेयर है। अगर इसकी थिकनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी थिकनेस बढ़ेगी तो इसको ज्यादा फूड चाहिए, ज्यादा ब्लड चाहिए, तो इसकी वजह से थिकनेस बढ़ने की वजह से यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है, ज्यादा ब्लड जो है एंडोमेट्रियम को दिया जाता है। लेकिन जब सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, वो वेस्ट होकर यहाँ पर आ जाता है, तो एंडोमेट्रियम भी वापस जो है वो श्रिंक हो जाता है, इसका साइज कम हो जाता है। जो ब्लड वेसल्स थी वो भी कट पट कर ब्लड के साथ ये एंडोमेट्रियम के पीसेस प्लस बचा हुआ जो डेड सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था वो सारा वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। तो इसका मतलब
मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं? इसके अंदर होता है डेड और इनवायबल सेकेंडरी oocyte। इनवायबल मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, प्लस इसके अंदर होते हैं पीसेस ऑफ एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम थिक हुआ था, चौड़ाई में बढ़ गया था, उसके पीसेस, प्लस ब्लड वेसल्स में से निकला हुआ ब्लड, जो एक्स्ट्रा ब्लड प्रोवाइड किया गया था एंडोमेट्रियम को, वो ब्लड भी बाहर आ जाता है। ठीक है, ये सब कंटेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो के। मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी करने के लिए हमने इसको जो है बेसिकली 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, और इन स्टेजेस के नाम आपको एज इट इज ही याद करने हैं। नंबर 1 इज menstrual stage, number 2 is proliferative phase or stage, number 3 is ovulatory phase, and number 4 is secretory or luteal phase। प्रोलिफेटिव फेज को हम फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज को हम ब्लीडिंग फेज भी कह सकते हैं। तो ये सारे इवेंट्स जो है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम मेंस्ट्रुअल स्टेज। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल स्टेज। मेंस्ट्रुअल स्टेज में क्या होता है? इट इज द फर्स्ट डे से हमने बात की कि टोटल ये चारों स्टेजेस कितने डेज में होती हैं? 28 डेज। हालांकि 28 डेज एग्जैक्ट किसी फीमेल में नहीं होते, इट वेरीज फ्रॉम 25 टू 35 डेज। 25 से 35 डेज का ये साइकिल अगर होता है तो इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो हमने इसका एवरेज ले लिया है 28 डेज। अगर हम 28 डेज का मान के चलें तो इन सब की कितनी ड्यूरेशन होगी उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट डे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो कंसीडर होता है इन द मेंस्ट्रुअल स्टेज, फर्स्ट फेज है इसका, और इसकी ड्यूरेशन है, कितनी देर तक रहता है ये? फॉर 3 to 5 डेज। 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल स्टेज जो है वो रहती है। हार्मोन क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो इस टाइम पर डिक्लाइन यानी कि नीचे के लेवल पर होता है। फिर से एक बार देखते हैं कैसे, कि यहाँ पर सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज होने से ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया और उसने प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना शुरू कर दिया। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोजेस्टेरोन जो है अपनी अमाउंट बढ़ा लेता है जब तक कि ये सेकेंडरी oocyte अलाइव रहता है। उसको उम्मीद होती है कि ये फर्टिलाइज होगा तो जायगोट बनेगा, लेकिन 24 घंटे के बाद क्या, जब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होने लग जाता है, डीजनरेट होने लग जाता है, और इसके डीजनरेट होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन भी कम होगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कौन सिक्रीट, कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अमाउंट कम हो जाती है। और फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आएगा? जब ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पहुंचकर बाहर निकलने की अब यहाँ पर कोशिश करेगा, और अपने साथ किस किस को लेगा? एंडोमेट्रियम के पीसेस और ब्लड वेसल्स के पीसेस को। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अमाउंट जो है वो कम होने लग जाएगी। तो जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बना था उसका क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज जो है स्टार्ट होते ही जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन कम कर देता है और खुद भी छोटा होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जगह लेने आ जाता है एक और स्ट्रक्चर, दैट इज कॉर्पस एल्बिकन्स। अब ये येलो जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ था, ये येलो फ्लूइड जम कर हार्ड होकर व्हाइट हो जाता है, और व्हाइट हुआ ये स्ट्रक्चर कहलाता है कॉर्पस एल्बिकन्स।
अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो ये सारे इवेंट्स होंगे। ठीक है, एंडोमेट्रियम, इसके साथ साथ इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे, आपने 4 स्टेजेस को सबको ऐसे ही लिखना है। मेंस्ट्रुअल स्टेज, फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट स्टेज जो है यही है, मेंस्ट्रुअल फेज है। फिर इसकी ड्यूरेशन क्या है, कौन सा हार्मोन बढ़ता है इसके अंदर, कौन सा हार्मोन कम होता है, एंड देन इवेंट्स। इवेंट्स में सबसे पहले क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रहा है। एंडोमेट्रियम धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में शेड ऑफ होता है, यानी कि गिरता जाता है, झड़ता जाता है, और एक फ्लूइड बनाकर वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसके साथ साथ जो अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocyte था वो आ जाता है, और साथ साथ में ब्लड वेसल्स भी बाहर आ जाती हैं। तो पहला इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम, ब्लड वेसल्स और सेकेंडरी oocyte का बाहर आना। कितना ब्लड, 3 to 5 डेज के अंदर टोटल 35 to 50 ml ब्लड जो है वो ooze आउट होता है, यानी कि बाहर निकलता है इन 3 to 5 डेज। ये वेरी करता है, किसी में 3, किसी में 4, तो किसी में 5 डेज, लेकिन मैक्सिमम ब्लड लॉस जो है 50 ml होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा ब्लड लॉस है तो इसका मतलब वो एक्सेस मेंस्ट्रुएशन है, और वो कोई ना कोई डिजीज कंडीशन को, यानी कि कोई ना कहीं यूट्रस में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या हार्मोन्स में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से ही ऐसा है। मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है, इट डजंट क्लॉट। नॉर्मल हमारे जब कट लगता है, चोट लगती है, तो थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग होती है, और उसके बाद क्या होता है, वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल फ्लो वाला जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है। इसके क्लॉट नहीं होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ फाइब्रिनोलाइसिन्स जो अंदर के ब्लड की प्रोटीन्स को इकट्ठा होकर क्लॉट नहीं बनने देते हैं। ठीक है, तो ये सब इवेंट्स होते हैं इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ जी, कुछ कहना चाहता है कोई? मैम फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम है कोई? फाइब्रिनोलाइसिन्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स होते हैं बेटा, एंजाइम्स भी, केमिकल्स भी, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है बेटा, +1 में आपने पढ़ा है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये फाइब्रिन में बदल जाता है तो ये फाइब्रिन जो है इस तरह से एक जाल बनाकर वहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को पकड़ लेता है, और हम क्या कहते हैं, क्लॉट बन गया। जब चोट लगती है तो क्या होता है, ऊपर रेड रेड सा पहले जम जाता है, फिर उसके बाद वो ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है ना, फिर हम कहते हैं ये देखो खून जम गया, फिर उसको ब्राउन सी एक क्रस्ट बनकर, पपड़ी सी बनकर बाहर निकल जाता है, टूट जाता है सारा। इस तरह से हमें चोट लगती है तो ऐसा होता है। तो होता क्या है बेसिकली कि हमारे ब्लड के अंदर जो फाइब्रिनोलाइसिन्स होते हैं वो अगर प्रेजेंट हो तो वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में नहीं बदलेगा। अगर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन नहीं बदलेगा तो क्लॉट भी नहीं बनेगा। लेकिन ये नहीं होते हमारे ब्लड में, लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लड में ये प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली जैसे ही हमारा ब्लड बाहर निकलता है तो वो क्लॉट कर जाता है। वेसल्स के अंदर वो नॉर्मल रहता है, वेसल्स के बाहर जो है वो क्लॉट कर जाता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फाइब्रिनोलाइसिन्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम, ओके मैम। आज के लिए Yes, इतना आई ma'am. थिंक इनफ है। ठीक है, कल आगे एक बार फिर से रिव्यू करते हैं हमने आज क्या क्या किया है। ओके मैम। हमने आज किया है Okay, ma'am. फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन। ओके मैम। ऊपर नो नीड टू से एनीथिंग, समझ गई हूँ मैं, तो समझ आ गई है। किसका माइक ऑन है, बंद करो।